हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, उत्तराखंड लोअर पीसीएस का। उसमें आपकी जो उसकी प्रोविज़नल आंसर की है वो आयोग की साइट में 31 दिसंबर को अपलोड हो गई थी। तो आपने अभी तक अपने क्वेश्चंस चेक कर लिए होंगे, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं वो सब आपने देख लिया होगा। आज हम इस पे बात करेंगे कि आपको किन क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, और लास्ट में बात करेंगे कि कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, तो उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। और बात है कि ऑब्जेक्शन आपको किन क्वेश्चंस में लगाना है, उसके लिए आपको एक ऑथेंटिक प्रूफ चाहिए होता है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर आप ऐसे ही कुछ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि देखिए आपको पहले तो एक क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट करने के लिए फ़ीस पे करनी है 50 रुपीज़, ठीक है। और 50 रुपीज़ अगर आप पे करेंगे तो एक ऑथेंटिक प्रूफ आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ऑथेंटिक प्रूफ अगर आप देंगे तो ही आयोग उसको मानता है, आयोग उसको देखता है, एक पैनल बैठता है, तब जाके उसमें जो है विचार विमर्श होते हैं। तो उसके बाद ही जो है आपका आंसर डिलीट या आंसर चेंज होता है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपके पास ऑप्शन थे पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आयोग ने आंसर दिया नेपाल हिमालय, जो कि क्वेश्चन है जोड़ा सही नहीं है। तो ठीक है, नेपाल हिमालय का जोड़ा सही नहीं है, जो कि उन्होंने लिखा है रावी और तीस्ता नदी के मध्य, जो कि नेपाल हिमालय किसके बीच में पड़ता है, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जो नेपाल हिमालय है वो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में पड़ता है। पर यहाँ पर दूसरा एक और ऑप्शन है जिसका जोड़ा सही नहीं है, जो कि है कुमाऊं हिमालय, ठीक है। तो देखिए वो जो है यमुना और काली नदी के मध्य यहाँ पर लिखा हुआ है, पर जो कुमाऊं हिमालय है वो सतलज नदी और काली नदी के बीच में पड़ता है। तो यहाँ पर सतलज होता तो ठीक होता, ठीक है, फिर जाके नेपाल हिमालय को हम जो है टिक करते और यही जो है आंसर होता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप सभी को जो है 1 मार्क्स मिलेगा, जिसने नहीं भी अटैम्प्ट किया है और जिसने अटैम्प्ट किया भी है उसको भी 1 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि कभी भी एक क्वेश्चंस के 2 आंसर नहीं होते हैं, ठीक है। अब बात करें, कहीं बोलते हैं बोनस मार्क्स से फ़ायदा क्या होता है, तो फ़ायदा देखिए कहते हैं कि सभी को ही फ़ायदा हो जाता है, तो देखिए सबको नहीं होता। आप देखिए जिसने नेपाल हिमालय टिक किया है वो तो अभी अपना 1 मार्क्स जोड़ के ही चल रहा होगा, तो वो आंसर की के बाद उसका मार्क्स जुड़े या ना जुड़े उसको तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसने तो नेपाल हिमालय ही माना है और टिक मारा है, और उसने अपना एक नंबर भी जोड़ा है प्रोविजनल आंसर की को लेकर के, तो उसको फ़ायदा नहीं होगा। और जिसने इन चारों में से नेपाल हिमालय के अलावा कोई दूसरा टिक मारा है, जैसे आपने कुमाऊं हिमालय मार दिया टिक, तो वहाँ पर अभी आपने क्या किया है कि 1.25 मार्क्स जो है लेस किया है। तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से 1.25 मार्क्स जो है जुड़ के आएगा, ठीक है। तो जिसने अटैम्प्ट किया है और आयोग के आंसर के विपरीत अटैम्प्ट किया है उसको यहाँ पर मिलने वाला है 1.25 मार्क्स, क्योंकि आप जब आपका जब गलत होता है तो आप उसका एक नेगेटिव भी करते हैं ना, तो 0.25 आपका नेगेटिव भी हो जाता है, तो यहाँ पर आपका मार्क्स जुड़ जाएगा 1.25। और अब बात करते हैं जिसने अटैम्प्ट नहीं किया है, जिसने क्वेश्चन को छुआ ही नहीं है, तो उसको यहाँ पर 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं, अब बात करते हैं ऑथेंटिक प्रूफ की। ये तो यहाँ पर लिखा है, अब आपको चाहिए ऑथेंटिक प्रूफ, ठीक है। तो देखिए ऑथेंटिक प्रूफ है, ये देखिए एनसीईआरटी है, ठीक है। एनसीईआरटी आपको पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगी, सारी पीडीएफ्स टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। जो वीडियो ये है इसके डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर सारे सोशल मीडिया के लिंक रहती है। फ़िलहाल आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब देखिए एनसीईआरटी है सबसे पहली बात, ठीक है, और एनसीईआरटी जो है एक ऑथेंटिक प्रूफ होता है। और यहाँ पर देखिए जो आपको मुझे पढ़ के सुनाना है वो यही है कि द पार्ट ऑफ द हिमालयस लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर इज नोन एज कुमाऊं हिमालयस, ठीक है, एक ये। और द काली एंड तिस्ता रिवर डेमिक्रेट द नेपाल हिमालय एंड अ पार्ट लाइंग बिटवीन तिस्ता एंड दिहंग रिवर इज नोन एज कौन सा, असम हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है आपको हिमालय जो है
पता चल गया होगा कौन कौन सी नदी के बीच में है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है। अब देखिए, अगर आप गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक की साइट में देखते हैं तो वहाँ पर एरिया के दृष्टि से जो है उत्तराखंड का जो रैंक है वो 18th है। ठीक है, 18th रैंक पे उत्तराखंड आता है, और आपके पास 18th जो है ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर क्वेश्चन तो गलत नहीं है पर ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन गलत होगा तो यहाँ पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, फिर वही बात आती है कि जिसने अभी 19वां किया है तो वो तो अपना 1 मार्क्स जोड़कर ही चल रहा होगा, पर बाकी को जिस तरह से फ़ायदा होगा वो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कि जो रिपोर्ट है वो जो है आप स्टैटिक्स साइट से ले सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड का जो रैंक है वो 18th है। ठीक है, और बीच में जो है 2 यूनियन टेरिटोरी हैं, एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अब देखिए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को भी अगर जोड़े, अगर इन्होंने यहाँ पर स्टेट और यूनियन टेरिटोरी को स्लैश करके दिया होता, क्वेश्चन में सिर्फ राज्य भारतीय राज्यों में पूछा गया है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि ये बिल्कुल एक्चुअल लिखा जाता है भारतीय राज्य और स्लैश करके केंद्र शासित प्रदेश। ऐसा ही एक बार हुआ था, ARO 2019 का जो हाई कोर्ट का पेपर था, उसमें रेणुका डैम प्रोजेक्ट के लिए कितने राज्यों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं, उसका आंसर आयोग ने 6 दिया। ठीक है, बिल्कुल 6 सही है, पर जो दिल्ली है वो एक यूनियन टेरिटोरी है, तो बच्चों ने इसमें ऑब्जेक्शन लगाया कि जो स्टेट हैं वो तो 5 ही हैं, दिल्ली तो क्या है, यूनियन टेरिटोरी है, तो इसमें जो है आयोग ने 1 मार्क्स बोनस दिया था। चाहे आप अभी इसको जो है आयोग के साइट में अभी भी जो है इनके आंसर की पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि किन क्वेश्चंस में जो है आयोग ने बोनस मार्क्स दिए हैं, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर देखिए, पहले बात तो यहाँ पर भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लिखा होना चाहिए था, इसमें सिर्फ इंडियन स्टेट्स लिखा हुआ है। ऊपर से अगर हम यूनियन टेरिटोरी को भी जोड़ दें, अगर हम 2 यूनियन टेरिटोरी को भी जोड़ दें, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तब भी जो है उत्तराखंड का रैंक जो है 20 आएगा, 19 नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर स्टेट्स की बात देखी जाए तो 18 रैंक है, और अगर यूनियन टेरिटोरी को भी मिला दें तो 20 रैंक पे उत्तराखंड आता है, तो इसमें भी आपको 1 मार्क्स बोनस मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, अब अंडर फॉरेस्ट एरिया पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आयोग का जो उत्तर है वो है 34,600 वर्ग किलोमीटर, 651 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए ये जो आंसर है ना, ये आपको डॉक्टर राजेंद्र बलोधी जी की बुक में मिलेगा, इतना ही लिखा हुआ है। उस तरह से आप सोच सकते हैं कि ये आंसर सही है, पर देखिए बुक्स में तो ये जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको हम ऑथेंटिक नहीं मान सकते। ठीक है, आप देखिए जो भारत वन रिपोर्ट 2019 है, इसकी PDF ऑलरेडी जो है मेरे टेलीग्राम चैनल में है, और फिर भी मैं इसको दोबारा से भेज दूंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूरा जो है देख सकते हैं आप कितना जो है यहाँ पर कुल क्षेत्रफल जो है किसके अंडर पे है, वन के, फॉरेस्ट के है, तो वो कितना है 24,303.04 भी आप अगर पूरा लिखें तो इतना जो है स्क्वायर किलोमीटर जो है अंडर फॉरेस्ट है। ठीक है, अब देखिए दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इस तरह से दिया गया है, तो यहाँ पर भी जो कुल योग है वो कितना है 24,303.04। ठीक है, और परसेंटेज के हिसाब से 45.44। देखिए ये भारत वन रिपोर्ट है 2019 की, और अगर आप अपनी परीक्षा वाणी बुक देखते हैं जिसको आप सभी लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी लिखा है, अगर आप 15वीं वन रिपोर्ट के अनुसार देखें तो राज्य के कुल क्षेत्रफल की 45.43% भाग यानी कि 24,295 वर्ग किलोमीटर पर वनाच्छादन है था, जबकि 16वीं रिपोर्ट के अनुसार कितना था 24,303.04। ठीक है, तो ये तो आप लगाना मत, पर आप वन रिपोर्ट जो है 2019 की जो PDF है उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी जो है आपको 1 मार्क्स मिलेगा। बाकी अगर पूरा वन रिकॉर्डेड देखा जाए तो वो भी कितना है, वो भी 34,000 नहीं है, वो भी
38,000 है, ठीक है, 38,000 है। अब वन रिकॉर्ड क्या होता है? वन रिकॉर्ड उस को कहते हैं जिसको सरकार वन घोषित कर देती है, उसके बाद वहाँ पर वन हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसको वन रिकॉर्डेड कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? वो 38,000 है, तो वो भी ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको ऑब्जेक्शन में लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, 124वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, इसका जो आंसर दिया है आयोग ने वो दिया है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण इसमें दिया गया है। अब देखिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण यानी कि ओबीसी के लिए आरक्षण के बात इसमें की गई है और यहाँ पर अधिनियम लिखा गया है, ठीक है, एक्ट लिखा गया है, बल्कि ये एक्ट नहीं बिल है, ठीक है। अभी तक जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए हैं वो 105 तक हुए हैं, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि अब देखिए ओबीसी के लिए आरक्षण है, तो यानी कि इसका सीधा सीधा जो संशोधन होना है वो आर्टिकल 15 में होना है, ठीक है। अब आर्टिकल 15 में संशोधन होना है, उसकी प्रक्रिया कितनी होती है? आधे राज्यों का पूरा अनुमोदन मिलना चाहिए, फिर लोकसभा राज्यसभा दोनों से अनुमोदन मिलने के बाद राष्ट्रपति जब अपनी असेंट दे देता है तो बिल तब जाके एक एक्ट बनता है। तो अभी ये फर्दर है प्रोसेसिंग में, पर अभी ये बिल है, ये एक्ट नहीं बना है। तो एक शब्द के कारण जो है यहाँ पर गलती हो जाती है, ये एक्ट नहीं बल्कि बिल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल की पीडीएफ मैं दे दूंगी, यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन 124th अमेंडमेंट बिल है, ये एक्ट नहीं है 2019 का, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे दृश्य रोशनी से संबंधित है उसी प्रकार श्रव्य संबंधित है, तो जो आयोग ने आंसर दिया है वो आवाज़ दिया है, जबकि आंसर जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट ध्वनि होना चाहिए यानी कि साउंड होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन बैंक और एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए इंग्लिश में लिखा है एज विजुअल इज रिलेटेड टू लाइट इन द सेम वे ऑडियोबल इज रिलेटेड टू, ठीक है। और इसका आंसर क्या दिया है? साउंड यानी कि ध्वनि से। अब एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, जिस प्रकार देखने के लिए रोशनी की आवश्यकता होती है उसी प्रकार सुनने के लिए किसी ध्वनि का होना आवश्यक है, ठीक है। अतः जिस प्रकार दृश्य रोशनी से संबंधित है उसी प्रकार श्रव्य जो है ध्वनि से संबंधित है, इसलिए जो सही विकल्प है वो उत्तर बी जो है इसका सही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए रीजनिंग का कोई एक ऐसा ऑथेंटिक प्रूफ नहीं होता है, आपको इसी तरह से एक्सप्लेनेशन करके देना है, ठीक है। चाहे आप इसको भी लगा सकते हैं, ये भी मैं आपको दे दूंगी, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए चलो एक क्वेश्चन और है लास्ट ऑब्जेक्शन के लिए, इसमें आयोग आपको नंबर देगा या नहीं देगा, पर फिर भी मैंने यहाँ पर रखा है, अब इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहली बात आप देख लीजिए, डाउट क्वेश्चन जो हैं बहुत से एस्पिरेंट्स के मन में है कि उनको लगता है कि ये क्वेश्चन भी जो है ऑब्जेक्शन के लिए दिए जाने चाहिए, पर देखिए वो क्वेश्चंस के जो आंसर आयोग ने दिए हैं वो बिल्कुल सही हैं। अब कैसे? देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या क्या है, मतलब सेक्स रेशियो पूछ रहा है, तो 940 पर 1000 मेल है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, आप अब देख सकते हैं गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के अनुसार, ठीक है। अब देखिए सेंसस इंडिया आप देख सकते हैं गवर्नमेंट 2011 की ये रिपोर्ट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया का जो सेक्स रेशियो है वो फीमेल्स पर कितना है, 940 पर 1000 मेल्स। तो ये बिल्कुल सही है, आपको इसमें नंबर नहीं मिलेगा जो ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा है 2001 और 2011 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही, और आयोग का जो आंसर है वो है 19.17%, और आप जो बुक्स पढ़ते हैं उनमें क्या है, उनमें है 18.81, पर मैं वही बोल रही हूँ, ऐसे डाटा और ऐसे फैक्ट्स जो हैं बुक्स में सही होना इसकी पॉसिबिलिटी कम होती है, ठीक है। तो देखिए जो पॉपुलेशन टिकट ग्रोथ है, ठीक है, वो देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, आप देख सकते हैं कितना 19.17 उत्तराखंड का, ठीक है। उत्तराखंड का कितना है टोटल 19.17, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसमें आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। अब एक रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसको बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि हमने ये एग्ज़ाम में 2 डिग्री पढ़ा,
ठीक है, 2 डिग्री पढ़ा, 3 डिग्री पढ़ा या 4 डिग्री पढ़ा और उसका आप सम निकालने लगे तो वो जो है आपका आंसर नहीं आया वहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहली बात तो लिखा है संख्याओं। ठीक है, आपको इसमें फोकस करना है, यहाँ पर संख्याओं और नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ये 2 डिग्री या 3 डिग्री या 4 डिग्री होता, मतलब अगर पावर नहीं होती, 0 पावर नहीं होती, तो यहाँ पर एंगल लिखा होता। क्या लिखा होता? एंगल लिखा होता। फाइंड द सम ऑफ एंगल 2 डिग्री, 3 डिग्री या 4 डिग्री, ऐसा लिखा होता। पर फिलहाल ये क्या है, ये क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ नंबर 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 ही होता है और इसका आंसर 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि है फसल वर्ष 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य कितना था। ठीक है, अब इसका जो आयोग ने आंसर दिया है वो 306 मिलियन टन दिया गया है, जिसको उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं पीआईबी की साइड से लिया गया है। ठीक है, और पीआईबी की साइड में दिया है 305.44 मिलियन टन। अब देखिए मैथमेटिकल टर्म में आप जब राउंड ऑफ करते हैं किसी फिगर को तो पॉइंट के बाद जो है 5 होना जरूरी है। 5 से बड़ी डिजिट होती है तब जाके ये जो है 6 में राउंड ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने इसको तो राउंड ऑफ कर दिया है ना, 306 इन्होंने इसको राउंड ऑफ करके दे दिया, पर इन्होंने बाकी के जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं उसमें बिल्कुल भी राउंड ऑफ नहीं करा है, बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर इन्होंने दी है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं 19.17 एक साक्षरता दर वाला क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने 74.04% तक इन्होंने लिखा हुआ है। तो उसी तरह से आप अगर इसमें ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसमें मैं नहीं कहूँगी कि आपको मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसमें भी श्योर नहीं है कि मार्क्स मिलता है या नहीं मिलता। बाकी देखिए एक क्वेश्चन ये है जिसमें आपको मार्क्स मिलेगा, एक क्वेश्चन फॉरेस्ट रिपोर्ट का है। ठीक है, दूसरा और तीसरा है आपका हिमालय वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर आपको बोनस मार्क्स जो है मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, बाकी रीजनिंग का क्वेश्चन का आंसर जो है वहाँ पर चेंज होगा। ठीक है, जब यूकेपीएससी में ऑप्शन सही होते हैं तो यूकेपीएससी आंसर चेंज करता है, वहाँ पर क्वेश्चंस को डिलीट नहीं करता। यहाँ पर जिसने अगर इन केस वो आंसर चेंज करेगा तो वो आवाज़ से ध्वनि कर देगा, यानी कि ए की जगह जो है बी होगा, तो बी वालों को ही, जिसने बी किया है उसी को मार्क्स मिलेगा, सबको मार्क्स नहीं मिलेगा। यूकेपीएससी में आंसर चेंज होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल मेल की कट ऑफ कितनी रहेगी जो है आपके प्रोविजनल आंसर की के बाद। ठीक है, तो देखिए अगर आप देखते हैं 2016 का तो वहाँ पर जनरल मेल की कट ऑफ 89 गई थी और वहाँ पर जो पोस्ट थी वो 184 थी। ठीक है, अब जो पोस्ट हैं वो 190 हैं, बट जनरल की पोस्ट जो है घटी है क्योंकि कुछ पोस्ट जो है वो EWS के खाते में चली गई। ठीक है, तो इसलिए जो है कट ऑफ बढ़ेगी, 2-3 नंबर जो है बढ़ेगी, 92 93 जो है आपकी कट ऑफ रह सकती है जनरल मेल की। तो देखिए यहाँ पर अभी फ़िलहाल जिसके 92 मार्क्स बनते हैं जनरल मेल में वो अपनी तैयारी करें, क्योंकि आपके 2 या 3 मार्क्स जो है आपको बोनस मिलने हैं, तो आपका स्कोर 95 तक जो है पहुँच जाएगा। तो इसकी बिल्कुल श्योर गारंटी है कि आपके 2-3 मार्क्स बढ़ने हैं, और जिसके 92 मार्क्स जनरल मेल में हैं वो अपनी मेंस की तैयारी करें। और रही बात जनरल फीमेल की, तो यूकेपीएससी में हमेशा देखा गया है जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम्स होते हैं यानी कि प्री एग्ज़ाम होते हैं उनकी कट ऑफ सीधा जनरल मेल से 10 नंबर कम जाती है। ठीक है, अगर जनरल मेल की कट ऑफ 95 जाएगी तो जनरल फीमेल की जो कट ऑफ है वो 85 जाती है। तो अगर आप कम पोस्ट के हिसाब से भी देखें, 8 नंबर भी अगर आप लगाएं कम, तो आपके अगर 88 या 87 मार्क्स है जनरल फीमेल में, तो आप श्योर जो है मेंस की तैयारी करें। अगर आपके 87, 86, 88, 85 इतने नंबर हैं तो आप श्योर तैयारी करें। बाकी जो कैटेगरी हैं SC ST या OBC EWS वो अपने जनरल
मेल से, यानी कि मैंने अगर 92 को अभी तैयारी करने के लिए कहा है क्योंकि मार्क्स बढ़ने हैं, तो वो जितनी बाकी की कैटेगरीज हैं, SC ST OBC, ये सब जो हैं आपने 3-4 नंबर डाउन लेकर के अपनी तैयारी स्टार्ट करना शुरू करें, क्योंकि हाईएस्ट कट ऑफ मैंने अभी 92 वालों को सेफ माना है, क्योंकि इनके मार्क्स जो हैं बढ़ करके 95 तक हो जाएंगे। कट ऑफ जो है 94 95 रह सकती है, पर हो सकता है कि इससे भी कम थोड़ा चले जाए, 92 93 रह जाए, पर 95 से अबव जो है कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है, तो आप के जितनों के इतने मार्क्स हैं वो तैयारी करें। बाकी आप को ये सारी PDF जो हैं टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।